अस्सलामुअलैकुम अवधी गुजरात में वसफ़ वकास खान, आप देख रहे हैं एलियन न्यूज़। आज फिर आपके साथ मौजूद है एक नई पर्सनालिटी, नई शख्सियत के साथ। हमेशा बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर और आपके लिए लाते हैं नई नई मालूमात। इकबाल का शेर आज आपके साथ शेयर करेंगे। आपने बहुत सुना है और बड़ा मेरा फेवरेट शेर है, नहीं तेरा निशे मुन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो आज इसी एक शहीन के साथ मौजूद हैं जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ैन जवेद साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद दैट। डॉक्टर ज़ैन जवेद एक लैंग्वेज एक्सपर्ट है, सिस्टम्स में है, और आज हमारे साथ बातें होंगी बहुत सी इनके साथ, और बहुत सी आपको मुफीद होंगे। आर्ट्स के ऊपर बात होगी और बिला तखीर हम डॉक्टर ज़ैन जवेद के साथ बढ़ते हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you very much for calling me. सर, पहले तो आप अपने नाज़रीन को अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी एजुकेशन, आपकी पर्सनालिटी, और डॉक्टर आप हैं और कैसे आए? Well, education I started here. यहीं से सियालकोट से शुरू किया था. I went to Army Public School, and not just in Sialkot. I went to Army Public School in Mangla. I went to Army Public School in Quetta. Then I finished here. और उसके बाद I went to Government Murray College, and then I went abroad. I went to Russia to study medicine, and then I came back for some time. Then I went back and I studied business, and then I traveled to Australia, worked with, actually first studied and then worked with TAFE in New South Wales, and worked for some time with the University of Southampton in the UK. And I've worked at the American Embassy. I worked with USAID. I've worked with the French Embassy, British Council, AEO, GIZ. You are not wrong, you are half Briton and half Pakistani, you could say that. You could say so, yes. Because you have a lot of experience with the British. Okay, thank you very much, sir. Sir, what about your IELTS information, about when you started your IELTS teaching and why you started IELTS teaching? Well, I started as an English teacher because that's something that I really loved, and I enjoyed more than medicine. And when you do something that you love, जब आपको कोई चीज़ पसंद होती है और आप वो करते हैं, तो उसमें आपके रिजल्ट्स इसलिए अच्छे होते हैं कि आप उसको प्यार से, खुशी से कर रहे होते हैं, और जो एनर्जी आप काम को दे रहे होते हैं वो आपके क्लाइंट को या आपके स्टूडेंट को, इन माय केस, ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो जो एनर्जी आप किसी को देते हैं वो एनर्जी दिखाई देती है आपकी प्रोडक्ट में। तो बिकॉज आई लव्ड व्हाट आई वाज डूइंग, माय स्टूडेंट्स वुड यूजुअली डू बेटर देन अदर पीपल. This is why I did all that at the age of 28, 29. Okay. So I enjoyed it, so I thought, okay, why not? And then I started working with a company called Access America, and this is where I started working with the British Council afterwards. And yeah, it was way back in 2007, so it's been about 13 years now. Okay, it's been, you have been an IELTS teacher since 2007. 2007 till 20. So sir has 13 years of experience, 13 years of experience at IELTS teaching में. तो सर ये IELTS के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये क्या होता है? What is IELTS basically, और क्यों लोग करते हैं? क्या करना ज़रूरी है? क्यों करते हैं लोग? Basically, the problem is that the world is divided into first world, second world, third world. तो वो लोग जो थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड जाना चाहते हैं, तो होता ये है कि वो कंट्रीज़ थोड़ी सी स्केप्टिकल होती हैं कि हमारी, उनके ख़्याल में हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप्ड है, लोगों का रहन सहन, सोचने का तरीका वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, और इसमें कोई शक भी नहीं है, ऐसा है भी। तो वो ये समझते हैं कि अगर किसी ने हमारे कल्चर में आके रहना है तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूर होनी चाहिए, उसको हमारी ज़ुबान आनी चाहिए। और इसमें एक बात जो मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा वो ये है कि जब आप कोई ज़ुबान बोलते हैं तो आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, आप वो ज़ुबान सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो उस ज़ुबान के जो अहले ज़ुबान होते हैं, आपकी उनके साथ ऑटोमेटिकली एक मोहब्बत का आपका एक रिश्ता बन जाता है उनके साथ, क्योंकि आप उनकी बात समझ रहे होते हैं, आप उनका प्रोपेगेंडा भी समझ रहे होते हैं, क्योंकि आपको लैंग्वेज समझ आती है। तो इस तरह से एक कनेक्शन बन जाता है। तो उनको लगता है कि अगर एक शख्स हमारी ज़ुबान नहीं बोलता तो वो हमारे मुल्क में आने का अहल नहीं है। और IELTS इज़ एक्चुअली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं। पहला स्पीकिंग है,
वो या तो पहला होता है या आखिरी होता है, और वो तकरीबन 12 से 15 मिनट का एक स्पीकिंग का टेस्ट होता है। उसके बाद लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग 3 मॉड्यूल्स हैं जो एक ही वक्त में, हमा वक्त टेस्ट होता है, और तकरीबन 3 घंटे का ये कंप्लीट टेस्ट है। इसमें ये तीनों मॉड्यूल्स चेक होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। स्पीकिंग पहले हो गया या बाद में होता है। तो उसमें वो चेक ये करते हैं कि क्या ये शख्स बात को समझ सकता है कि नहीं, क्या इसका लॉजिक अच्छा है या नहीं, क्या इसकी ग्रामर अच्छी है या नहीं, क्या इसकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी है कि हमारे माशरे में आके रह सकेगा। तो वो बड़ी खूबसूरती से रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में और स्पीकिंग में ये चीज़ें चेक कर लेते हैं कि बंदे का मेंटल कैलिबर कितना है। क्योंकि इसमें अगर इसके बैंड्स होते हैं 5 बैंड, लाइक शुरू तो 0 से हो सकते हैं आप, 0, 1, 2, 3, 4। तो एक जो नॉर्मल सा स्टूडेंट है हमारे यहाँ वो 4 या 3 की कैटेगरी में होता है। तो उनको बैंड्स जो रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, दैट्स अराउंड 6 का मतलब ये है कि एक सेटिस्फैक्ट्री सा, जैसे हमारे यहाँ 100 में से 60 नंबर लेने वाला स्टूडेंट है, ये उसकी पासिंग कह लें, जी, फर्स्ट ग्रेड कह लें। तो 6 बैंड्स इतने होते हैं तकरीबन। तो अगर आपने उससे ऊपर जाना है 7, 8 और 9, तो आपका लॉजिक इंतहाई इम्प्रूव होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो उनको पता चल जाता है कि एक शख्स जो यहाँ पे 7.5 या 8 स्कोर कर रहा है, ये हमारी सोसाइटी के लिए सूटेबल है। क्योंकि जब व्हेन आई वर्क विद द ब्रिटिश काउंसिल, तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस मेरे साथ काम करते थे। और एक वक्त ऐसा था कि आई वाज 27 ईयर्स ओल्ड एंड आई यूज्ड टू लीड पीपल हु वर 60। तो मैंने नोट किया कि वो लोग जब आइल्स खुद अटैम्प्ट करते हैं तो उनके भी अक्सरियत जो अवाम है वो भी 7, 7.5 के घूम रही होती है, हालांकि उनकी मादरी ज़ुबान है। उनकी मदर टंग होने की वजह से भी वो मादरी ज़ुबान पे नहीं, जी, जब तक आप लॉजिकली डेवलप नहीं होंगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ बच्चों में इसके अच्छे बैंड्स ना आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो समझते हैं कि शायद कुछ एग्ज़ाम है, तैयारी करनी है। तो इसमें आपने स्किल्स इंप्रूव करने होते हैं जी। तो इसमें आपने अपनी याद नहीं करना है, जो अपनी स्किल को हाँ, अब ये याद देखें, देयर इज अ थिंग दैट बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्रैमिंग जो है बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। यकीनन है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपने याद की हुई हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मुज़ायका नहीं है। मुज़ायका इस बात में है कि आपने याद किया और आपको समझ नहीं है। तो अगर आपने याद किया है और आपको समझ भी है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो आई डोंट थिंक क्रैमिंग इज़ बैड, इट्स बैड व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा हिट करने वाला हूँ आपके साथ, क्योंकि आपके भी माशाल्लाह बड़ा एक्सपोजर है। हम पहले भी बैठ चुके हैं इस मौजूद के ऊपर ELC के प्लेटफॉर्म पे। सर, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस है, उसके बाद बच्चा FSC के बाद ही कोशिश करता है चले मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ, US चला जाऊँ, फिर वो IELTS की तरफ भागता है। ठीक है। फिर उसमें हमारे सियालकोट में ELC के अलावा कोई ऐसा बहुत से हैं इदारे, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन वहाँ पे हमें देखती मिलती है, आप जैसे दोस्त हैं। तो सर, वो जो बच्चे ड्रॉबैक्स पीछे से नॉलेज नहीं लेके आ रहे होते, सिर्फ उनको रट्टा लगाया जाता है, मिस्टर चिप्स पढ़ा दी जाती है, कुछ नॉवल 1-2 पढ़ा दिए जाते हैं, उन बच्चों को सर आप ऑन कैमरा क्या सजेशन देना चाहिए? अगर वो पीछे से हैं तो पहले क्या करें IELTS करने से पहले? देखिए, क्या नॉलेज होना चाहिए? हर एक की रेस कहीं ना कहीं से शुरू होती है। जी जी। तो हमारे वो बच्चे जो FSC करके, इंटर करके आते हैं, BS करके भी आते हैं, कुछ बच्चे हमारे पास मास्टर्स करके भी आते हैं, और कुछ बेटियां तो ऐसी आती हैं कि जिनके माँ बाप ने उनकी शादी कहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में की होती है, तो वो बेटी ने अब IELTS करना है और वो जाएगी फिर वहाँ पे। और कुछ बेटियाँ ऐसी भी आती हैं सर कि उनकी जहाँ पे शादी तय की गई है, उनकी तरफ से डिमांड ये है कि ये बेटी IELTS करे, ऑस्ट्रेलिया जाए और वहाँ जाके बेटे को, हमारे बेटे को वहाँ बुलाए। तो ऐसा भी है। तो जब ये बच्चे आते हैं तो उसमें सिचुएशन ऐसी होती है कि ये कई बच्चे, इनके पास नंबर्स होते हैं, डिग्री ज़रूर होती है, लेकिन नॉलेज दुनिया का नहीं होता। तो फिर मैं ये कोशिश करता हूँ क्लास में कि अब ये मेरे पास आ गए हैं, इनके पास 2 माह, 3 माह, 4 माह हैं। सो आई ट्राई टू इम्पार्ट जो अल्लाह ने मुझे दिया है, जो अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा विज़न दिया है, मैं कोशिश करता हूँ कि इन बच्चों के साथ शेयर करूं। और मेरा काम ये नहीं है कि इनको सिर्फ ये समझा देना कि IELTS के जो एग्ज़ाम है उसको डिकोड कैसे करना है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, उसकी टिप्स क्या हैं, या उसकी स्ट्रेटजी क्या है। दूसरा काम ये है मेरा, और मेन काम जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इनके अंदर एक जज्बा पैदा करना कि ये खुद से सीखना शुरू करें। क्योंकि मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग
हमारे पास वक्त बहुत कम है, बिल्कुल और जब वक्त कम है तो हम हर एक को अपना वक्त नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम कम से कम वो तरीका सिखा दें जिससे हमने किया है। तो व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ एंड आई सी लाइक हाउ डिड आई लर्न ऑल दैट, तो मेरे अंदर जो चीज़ मुझे लगता है, जिस चीज़ ने मुझे जो कुछ आज मेरे पास है वो मिलने की वजह ये है कि आई हैड क्यूरियोसिटी। एक चीज़ जो मेरे पास सामने पड़ी है, मुझे हमेशा ये होता था क्यों, कैसे, वाई। सो ये जो वाई एंड हाउ, ये दो लफ्ज़ मुझे बड़े हॉन्ट करते हैं कभी कभार। ज़िंदगी में होने भी चाहिए हर जगह। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हाट से आगे नहीं गया। लाइक व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ काइनेटिक थ्योरी, व्हाट इज़ like respiratory system, what तो they not that why। हाँ, तो वो जो दूसरा सवाल है ना why, क्यों, वो क्यों नहीं है। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को क्लास में थोड़ा सा तंग कर दूँ why पे। तो जब आपको आदत हो जाती है ना why का जवाब देने की, तो फिर आप खुद से पूछने भी लग जाते हैं। स्टूडेंट रिएक्शंस क्या होता है जब आप भाई की तरफ आते हैं, तो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब तंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखें, मैं फिर आपको पहली बात पे वापस ले जाता हूँ कि एज लाइक आई सेड, इट्स अबाउट द एनर्जी यू इम्पार्ट। मेरी नीयत हमेशा ये होती है कि ये बच्चा मेरे मुल्क का एक हिस्सा है, और कल को ये बड़ा, अभी माशाल्लाह अभी ऑलरेडी 18-20 साल का है, तो मैं जब घर से बाहर जाऊँगा तो मैंने इसको मिलना है, मेरे बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो इसके भाई को मिलेंगे, इसी बच्चे को मिलेंगे शायद। तो ये बच्चा मेरे माशरे का हिस्सा है, और अगर मैं इस पे गुस्सा करूँगा और इसको सिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, तो ये मैं अपने माशरे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। और मेरा मानना ये है कि ये उस्ताद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेक नियति से, खलूस के साथ, प्यार के साथ और मैथडोलॉजी के साथ, क्योंकि आप डिफरेंट बच्चे हैं, उनको डिफरेंट तरह की बात चाहिए, ब्रेन लेवल भी सही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनके साथ फिर बात, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनकी भलाई के लिए, उनकी फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उनको अगर कुछ कहता हूँ तो मैं उससे कह भी देता हूँ। और मुझे अब मेरे स्टूडेंट्स को अक्सर ये बात समझ भी आ गई है शायद कि मुझे नाम याद नहीं होते, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट मेरी क्लास में आ जाता है वो मेरा स्टूडेंट है, और वो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने उसको हर किस्म की मदद करनी है उसकी, कि वो बेहतर हो जाए पहले से। तो जब अगले दिन आते हैं तो उनको लगता है यार ये कल तो मुझ पे गुस्से में थे, आज इनको पता ही नहीं मेरा। तो मैं ये सिस्टम लेके जाता हूँ घर से कि मेरा काम वहाँ पे उनको सिखा के घर भेजना है, तो अगले दिन नया दिन है, नई चीज़ें नया दोबारा सिखाएं। तो बिल्कुल ये सब टीचर्स को लिए बड़े अच्छी टिप डॉक्टर साहब ने दी है, और मैं चाहता हूँ सब इसको नोट कर लें अपनी डायरीज के अंदर। ये जो आपकी मेन डायरी है इस पर नोट कर लीजिए कि हर दिन नया है, पिछली चीज़ें बुला के रिफ्रेशमेंट के साथ जाइए। डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चे बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आर्ट्स नहीं करना चाहते, कहते हैं कि हमसे होता नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो ऐसा है कि वो अवॉइड कर सके, आर्ट्स ना करें और चले जाएं? ऐसे सिस्टम है कोई ऐसी कहीं? देखिए कि कोई कंसल्टेंट्स ने भी उनको दिया होता है ना कि छोड़े ना करें, ठीक है। उसमें देखिए चीज़ें कुछ ऐसे हैं कि बाहर जाने का उनका अगर मकसद क्या है जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं तो अब सैकड़ों बच्चों को देखता हूँ महीने में, आइल्स के ख़ास तौर पे, तो उनके घर वालों का मकसद ये होता है कि ये बच्चा हमारा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा चला जाए, वहाँ जाके सेटल हो जाए, पैसे कमाए और हमें भेजे, और हम पीछे एक खूबसूरत सा घर बनाएं, बेशक गांव में छोटी सी गली में हो या किसी बड़े से घर। उसका मकसद अगर आपका ये है कि मैं अपने साथ वाले को दिखाऊंगा कि मेरा घर तुमसे बेहतर है, तो ये सोचिए कि आपके एक गरीब के साथ बहुत बड़ा घर बनाने से उसके घर में साया हो जाएगा और धूप नहीं जाएगी। क्या बात, क्या बात। तो रोज़े क़यामत आप क्या जवाब देंगे? क्या बात। तो अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपके बेटे ने ऑस्ट्रेलिया से कमा के भेजे हैं, तो आप ज़रा एक और बात सोचिए कि एक बच्चा सर ऑस्ट्रेलिया आता है। अब चूँकि मैं टेफ में काम करता था तो वहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं ट्रेनिंग एंड फर्दर एजुकेशन में, तो मुझे पाकिस्तानी बच्चों को देख के ना बहुत बुरा लगता था ये देख के कि एक बच्चा है वो अपनी यूनिवर्सिटी को $30,000 ऑस्ट्रेलियन पे करता है साल के, तो वो बन जाते हैं करीबन आज के 32-33 लाख। और उसके बाद वो जहाँ रहता है उसका खर्चा तकरीबन $12,000 से $15,000 है, तो $45,000 ये हो गए खाना पीना मिला के।
उसके बाद जब वो काम करता है ना तो वो तकरीबन 50, 55, 60 हज़ार डॉलर कमाता है साल के एवरेज। अब उसने 60 हज़ार कमाया, 30 हज़ार ला के यूनिवर्सिटी को दे दिया, जी ये लें आप, ये पैसे किस लिए थे कि मुझे तालीम दीजिए ताकि मेरा दिमाग रोशन हो जाए, मेरे पास इल्म हो और मैं ज़्यादा कमा सकूं। लेकिन नहीं, वो 30 हज़ार डॉलर यूनिवर्सिटी को दे के कहता है अब आप मुझे पूछिएगा मत, मैं आऊँगा नहीं पढ़ने, मैं काम करूँगा चोरी चोरी, सीखूँगा कुछ नहीं और रहूँगा 10, 12, 15 डॉलर घंटे पे। तो आप ये सोचें कि अगर वो बच्चा 60 हज़ार डॉलर के बजाय थोड़े कम कमा ले, 45 हज़ार कमा ले, तो वो जो 15 हज़ार डॉलर नहीं कमाए उसमें वो बच्चा तालीम हासिल कर सकता है, पढ़ सकता है। और अगर वो 4 साल तालीम हासिल कर ले तो फिर वो 10-15 डॉलर की बजाय 50 से 70 डॉलर पर आवर कमाएगा। तो जब मैं कई लोगों को बताता था तो मुझे आके पूछते थे अच्छा आप यहाँ पे टेफ पे काम करते हैं या आपको क्या पे करते हैं? तो वो अपने जो सीनियर टीचर्स हैं उनको $120 पर आवर, जो नॉर्मल टीचर्स हैं उनको फॉर एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं $47 से। तो अगर आप नॉर्मल भी होंगे तो आप $50 कमा रहे हैं, 5 या 4 गुना ज़्यादा कमाएंगे जो एक रेगुलर शख्स काम कर रहा है हर रोज़। इसका मतलब स्टूडेंट साइकी तो फिर सीखना तो ना हो ना, नहीं है, नहीं। और यही सबसे बड़ा अलमिया है कि एक शख्स 25 साल के बाद यूरोप से वापस आता है और आते ही पहले ही दिन कॉटन लगी शलवार कमीज़, बड़ी बड़ी मूंछें, मुंह में पान और एक बड़ी सी गाड़ी पे बैठ के बाहर जाता है दोस्तों के साथ और फिर लोगों पे धौंस जमाता है अपने पैसों की और वो नाचने गाने वालों के ऊपर पैसे फेंकता है। बिल्कुल। तो उसने सर फिर 25 साल में क्या सीखा? तो देखें अगर ये चीज़ हमने, और इसकी वजह क्या है, मैं आपको वजह, वो अंग्रेज़ तो ऐसा नहीं करते। वजह ये है कि मौसूफ जब वहाँ गए थे तो पीछे से प्रेशर ये था अब तुम पहुँच गए हो, पैसे कमाना शुरू करो, पढ़ाई को दफ़ा करो। तो उसने क्या किया सारा दिन, उसने सारा दिन बर्तनों से बातें की, बर्तन मांजे। बर्तन तो अंग्रेजी भी नहीं बोलता ना आगे से, तो उसने जब बर्तनों के ऊपर से वो चीज़ें उतारी हैं जो लोग छोड़ के चले गए थे, तो उसके पास क्या हो गया ऐसा जो लोगों को दे सके? नहीं वो बदला, ये सर ये दिस इज़ इग्नोरेंस, जहालत कह सकते हैं इसको, कि एक शख्स 25 साल एक ऐसे माशरे में रहा है जिसको अल्लाह ने बेतहाशा इल्म दिया है और वो वहाँ से कुछ लेके नहीं आया। तो ये है कि आप 25 साल मक्का में रहें और हज भी ना करें। डॉक्टर साहब ये बड़ी एक अजीब सा सवाल है एजुकेशन सिस्टम से ही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश बोलने का बड़ा फोबिया होता है कि मुझे इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। कुछ बच्चे तो हमारे अच्छे स्कूल के बच्चे हैं, जैसे स्कूल बच्चे हैं, यहाँ पर एनवायरमेंट इंग्लिश है, उनकी रिसर्च भी अच्छी होती है, मूवीज़ भी अच्छी देखते हैं, उनके पास गैजेट्स भी होते हैं, गेम्स भी इंग्लिश में खेल रहे होते हैं, हर चीज़ वो इंग्लिश में कर रहे होते हैं, इवन बुक्स टोटली इंग्लिश में नहीं। लेकिन वो बच्चा जिसके पास फैसिलिटेशन नहीं है, जो सिटी स्कूल या पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन बच्चा अच्छा है, तालिब इल्म अच्छा है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर अपनी इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं? ऐसे चलें, मैं आपको आसान कर देता हूँ इस चीज़ को। हमारा जो बच्चा है जो FSC कर रहा है, प्री इंजीनियरिंग, उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान। अब इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट्स कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में। इंग्लिश भी इंग्लिश में, मुतालिया पाकिस्तान अगर वो चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकता है। अब आप जब अपने बच्चों को किसी स्कूल में दाखिल करवाने जाते हैं, मैं अपनी मिडिल क्लास आवाम से बात कर रहा हूँ, तो आप उनको लेके जाते हैं कि जी स्कूल लेके गए तो स्कूल वाले कहते हैं जी हमारे पास ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है। तो ऑक्सफोर्ड को फैसलाबाद में तो नहीं है ना, इंग्लैंड में, तो किताबें किस ज़ुबान में होंगी? इंग्लिश में। तो वो पहली जमात से बच्चा शुरू हुआ है, 10वीं तक पहुंच गया, फिर 12 जमातें पास कर ली, इंग्लिश में पढ़ता रहा। बिल्कुल। अगर एक बच्चे को वो ज़ुबान ही नहीं आती जिसमें वो बच्चा पढ़ रहा है, तो फिर आप उस पे ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि वो बच्चा रट्टा लगाता है। ये ऐसे ही है जैसे हम में से अक्सरियत माज़रत के साथ कुरान पाक की आयत को हिफ्ज़ कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं है। इसलिए एक शख्स जो नशा आवर चीज़ें बेचता है, छोटे बच्चों को बेचता है,
और वो बच्चे उसको लगा के ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, वो भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है। तो काश उसको समझ होती जो उसने पढ़ा है। तो अलमिया ये है सर कि उसने किताबें सारी इंग्लिश में पढ़ी हैं, लेकिन उसको इंग्लिश अगर बोलनी नहीं आती तो उसको समझ भी नहीं आती। टाइम शॉर्ट होने से मुख्तसर करते हैं, आप लास्ट में हमारे चैनल के थ्रू क्या पैगाम दोस्तों को देना चाहते हैं अपने एजुकेशन कैरियर के हवाले से, शॉर्ट टिप? ओके, फॉर अब मैं ये, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो अगर आप गरीब हैं तो गरीब वो होता है जो सीखना ना चाहे। जो सीखना चाहे, जिसके पास इल्म हो, वो गरीब नहीं होता, पहली चीज़। और अगर गरीबी और अमीरी इस चीज़ में बेटा कि उसके कपड़े कैसे हैं, गाड़ी कैसी है, तो ये तो आप कभी कब्रिस्तान जाके देखें और फिर मुझे फ़र्क बताइएगा अमीर गरीब का, तो आपको समझ आ जाएगी कि अमीर का बच्चा तो फिर शायद आता ही नहीं है कब्र पे, गरीब का बच्चा तो हर हफ्ते दुआ करने आता है, हर जुमे आता है। तो आपके लिए मशवरा ये है कि आप क्रिकेट देखें, क्रिकेट तो देख सकते हैं ना, आपको खेलना भी पसंद है, तो उसकी कमेंट्री सुने और ये देखें कि क्या हुआ, क्या किया है प्लेयर ने और आपने क्या सुना। और उसके अलावा अपनी किताब जो भी पढ़ें बेटा, उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको समझ आ जाए तो फिर जो लफ्ज़ लिखे हैं वो याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, और अपने लफ्ज़ों में लिखिए। कल को आपने बात अपनी खुद करनी है, कोई आपकी जगह खड़ा नहीं होगा। तो अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेंगे, समझना शुरू कर देंगे, खुद से कहना शुरू कर देंगे, और टीवी पे कम से कम क्रिकेट और इंग्लिश की न्यूज़ सुनना शुरू कर दें और समझना शुरू करें, तो अपने ऊपर इन चीज़ों के ऊपर वक्त सर्व कीजिए। तो गरीब अमीर का कोई फ़र्क नहीं होता, फ़र्क होता है कौन सीखना चाहता है और कौन नहीं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोहम्मद ज़ैन जावेद साहब, आपने वक्त दिया और बड़ा मुफीद किया हमारे नाज़रीन को। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मोहम्मद ज़ैन जावेद साहब, जो कि आर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं, इंग्लिश टीचर हैं और डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत और बड़ी मुफीद बातें की। उन्होंने कहा बाहर जाकर मकसद पैसा कमाना नहीं रखिए, कुछ सीख के भी आइए और अपने लिए भी सीखिए, कौम के लिए भी सीखिए। डॉक्टर साहब ने बात की अमीर गरीब के लिए एजुकेशन सबके लिए बराबर है, सीखने की चाह तो पैदा कीजिए। चाह बहुत ज़रूरी है, चाहत वो अमीर को गरीब भी बना सकती है, गरीब को बहुत अमीर भी बना सकती है। तो अपनी चाहत को बढ़ाइए, अपनी सोच को बढ़ाइए, पैसे को मत देखिए, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। देखते रहिए एजेंट न्यूज़, फिर हाजिर होंगे नए शख्सियत, नए दोस्त, नए मेहमान के साथ। वो कोशिश करेंगे कि आपके इल्म में इजाफा करें और आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दे सकें। देखते रहिए एजेंट न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।